बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN थर्ड सेमेस्टर की एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में हमने जो फर्स्ट यूनिट है GI डिसऑर्डर्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हमने स्टार्ट किया है। इसमें हमने 4 डिजीज़ जो है वो पढ़ लिया है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और आज का जो डिज़ीज़ है वो डिज़ीज़ नंबर 5 पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ है। आज हम स्टूडेंट्स पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि पेप्टिक अल्सर क्या होती है, पेप्टिक अल्सर किसे कहते हैं, इसके ओरिजिन क्या होती है, इसके साइंस सिम्टम्स, इसके ट्रीटमेंट वगैरह हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे साथ इस डिज़ीज़ के। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन द लर्नर विल एबल टू, इस सेशन के बाद आप लोग किस एबल होंगे, आप लोग इस एबल होंगे, इस काबिल होंगे कि आप जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है GIT की वो रिव्यू कर पाएंगे, पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ को डिफ़ाइन कर पाएंगे, उसके काजेज़, उसके पैथोफिजियोलॉजी, उसकी मैनिफेस्टेशन और पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ की जितनी साइंस सिम्टम्स है वो आप लोग जान पाएंगे। आप लोग इसके लिए डायग्नोस्टिक और मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट जो होती है ये पेप्टिक अल्सर की, वो आप लोगों को पता होगा। इसकी डायग्नोसिस किस तरह की जाती है वो आप लोग जान सकेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट इन पेशेंट्स की, जिन पेशेंट को पेप्टिक अल्सर होती है उनकी नर्सिंग मैनेजमेंट आप लोग जान पाएंगे। और जो टीचिंग प्लान है, अगर कोई पेशेंट है उसको पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ से वो सफ़र है, तो उसको आप टीचिंग कैसे करेंगे, उसको आप हेल्थ एजुकेशन किस तरह देंगे, वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो स्टमक एनाटमी है हमारे साथ। स्टमक एनाटमी हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में उसको बहुत बड़े डिटेल से स्टडी किया है। उसको आप हमारे जो चैनल का प्लेलिस्ट है, HN का प्लेलिस्ट, उसमें जाके आप फर्स्ट लेक्चर जब ओपन करेंगे तो वहाँ से स्टमक की एनाटमी और फिजियोलॉजी आप लोगों को डिटेल में मिलेगी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आज के हमारे लेक्चर के लिए कुछ पॉइंट्स इसके एनाटमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड अहम है, जिनको समझना इस लेक्चर से पहले ज़रूरी है। वो ये है कि एक तो लेयर्स है स्टमक वाल के जो लेयर्स है वो 3 टाइप ऑफ मसल्स से बने होते हैं। एक उसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल होता है आउटर साइड में, मिडल साइड में जो लेयर्स होते हैं वो सर्कुलर मसल के बने होते हैं, और जो इनर लेयर होते हैं वो ऑब्लिक मसल के बने होते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। इसके अलावा कुछ सेल्स से हमारे स्टमक में जो सेल्स पाए जाते हैं उनकी फिजियोलॉजी का आप लोगों को समझना ज़रूरी है। तो वो हमारे साथ 6 टाइप ऑफ सेल होती है जो कि स्टमक में पाए जाते हैं। कौन से होते हैं? सबसे पहला पेराइटल सेल होते हैं स्टूडेंट्स। पेराइटल सेल क्या करते हैं? ये HCl और इंट्रांसिक फैक्टर्स पैदा करते हैं। पेराइटल सेल का काम ये होता है कि HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्टमक एसिड, इसे सिक्रीट करते हैं और इंट्रांसिक फैक्टर सिक्रीट करते हैं। इंट्रांसिक फैक्टर का क्या फंक्शन होता है? इंट्रांसिक फैक्टर बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में मदद देते हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर पे चीफ सेल्स है। चीफ सेल्स का क्या काम होता है? चीफ सेल्स पेप्सिनोजिन सिक्रीट करते हैं। पेप्सिनोजिन एक इनएक्टिव एंजाइम होता है, एक्साइमोजन होता है, जो कि फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, HCl की वजह से पेप्सिन में कन्वर्ट होती है। और फिर पेप्सिन का ये काम होता है कि वो स्टमक में जब प्रोटीन आ जाती है तो प्रोटीन की डाइजेशन करने में मदद देती है, प्रोटीन की डाइजेशन करती है। तीसरे नंबर पे ECL सेल्स है। ECL सेल्स इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल हम इन्हें कहते हैं। इनका काम ये होता है कि ये जो हिस्टामीन है उसको प्रोड्यूस करते हैं और सिक्रीट करते हैं। जो ECL सेल्स है, इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल, ये इनका काम हिस्टामीन की रिलीज़ है। फोर्थ नंबर जो सेल्स है वो गैस्ट्रिन सेल्स है। इनको हम G सेल्स बोलते हैं, गैस्ट्रिन सेल्स। इनका काम ये होता है कि ये गैस्ट्रिन सिक्रीट करते हैं। गैस्ट्रिन का क्या काम होता है? गैस्ट्रिन एसिड सिक्रीशन को इंक्रीज करता है और इसके साथ साथ जो म्यूकोजल ग्रोथ है उसको भी इंक्रीज करता है।
जो जिस जिस एरिया में स्टमक के जिस एरिया में एसिड की सिक्रीशन ज़्यादा होती है उस एरिया में म्यूकोजल ग्रोथ को भी इन्हेंस करता है, इसके साथ साथ एसिड की सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है। ये गेस्ट्रिन जो हार्मोन है उसका काम होता है, और गेस्ट्रिन हार्मोन जो गेस्ट्रिन सेल्स होते हैं जो जी सेल्स वो सिक्रीट करते हैं। 5 नंबर पे हमारे साथ डेल्टा सेल्स है जिन्हें हम डी सेल्स भी कहते हैं। उनका क्या काम होता है, वो सोमेटोस्टेटिन सिक्रीट करते हैं। जो सोमेटोस्टेटिन नाम का हार्मोन है वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ये सोमेटोस्टेटिन का काम ये होता है कि ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो होता है HCl सिक्रीशंस वगैरह इनको रिड्यूस करता है, और जीआईटी में जो जितने भी हार्मोन होते हैं इनकी प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। 6 नंबर पे हमारे साथ म्यूकस सेल्स है। म्यूकस सेल्स का क्या काम है, जाहिर सी बात है कि ये म्यूकस की प्रोडक्शन करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये 6 टाइप्स ऑफ सेल थी, मैंने आप लोगों को इनकी डिटेल बता दी, आपने इनको अपने साथ नोट करना है और फिर ये याद रखने हैं। अब पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे साथ हम कहते हैं ना कि गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर। तो गैस्ट्रिक अल्सर हम तब कहते हैं जब अल्सर स्टमक में हो, और ड्यूडिनल अल्सर हम तब कहते हैं जब अल्सर हमारे ड्यूडिनम में हो। ड्यूडिनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टीन का फर्स्ट पार्ट जो है उसे हम ड्यूडिनम कहते हैं, उसमें जब अल्सर हो तो उसको हम ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं। बेसिकली ये अल्सर क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स, अल्सर जो है वो लीजन की टाइप होती है। लीजन क्या होती है, लीजन को हम कहते हैं किसी भी टिश्यू में जब ब्रेक आ जाती है तो उसको हम लीजन कहते हैं, और अल्सर जो है वो लीजन का टाइप है, और ये भी एक ब्रेक आना, कहाँ, एक म्यूकस लेयर में ब्रेक आना, इसको हम कहते हैं अल्सर। और पेप्टिक अल्सर किसे कहते हैं, जब हम गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर दोनों को इकट्ठा करके कंबाइन करके इनकी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पेप्टिक अल्सर, जिसमें ड्यूडिनल अल्सर भी आती है और गैस्ट्रिक अल्सर भी आती है। एन अल्सर इज erosion in the lining of the stomach are the first part of the small intestine, an area called the duodenum। क्या लिखा है, लिखा है कि जो अल्सर होती है, अल्सर क्या होती है, अल्सर एक इरोजन है। इरोजन का मतलब क्या है, एक ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन, एक कटाव है। उर्दू में क्या कहते हैं, इरोजन को कटाव कहा जाता है। तो ये एक ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन है किस चीज़ का, जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसके, या स्मॉल इंटेस्टीन का जो फर्स्ट पार्ट है जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं, उसके लाइनिंग में जब ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन हो जाती है इसको हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। Ulcer damage the mucosa of the alimentary tract, which extend through the muscularis mucosa into the submucosa or deeper। क्या होता है, अल्सर हमारा जो म्यूकोज़ा होता है एलिमेंट्री ट्रैक्ट का, हमारे जीआईटी का जो म्यूकोज़ा होता है उसको डैमेज करता है, और जब म्यूकोज़ा डैमेज हो जाती है तो ये कभी कभी मस्कुलरिस तक पहुंच जाती है, म्यूकोज़ा तक पहुंच जाती है, और फिर सब म्यूकोज़ा तक, और इतने डीप जो है ये चली जाती है। स्टूडेंट्स, स्टमक के लेयर है ना हमारे साथ, स्टमक में फोर लेयर्स स्टमक के हैं। जो इनर मोस्ट है वो म्यूकोज़ा है, उसके बाद सब म्यूकोज़ा है, उसके बाद मस्कुलरिस है, और उसके बाद लास्ट में जो आउटर मोस्ट है वो सेरोसा है। तो क्या होता है, इनर लाइनिंग जो होता है म्यूकोज़ा, सबसे पहले उसमें अल्सर उसको डैमेज कर देती है, उसके बाद वो एक्सटेंड होके मस्कुलरिस तक पहुंच जाता है, और फिर सब म्यूकोज़ा, और फिर वो सेरोसा तक भी चला जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज, a peptic ulcer is an excavation that form in the mucosal wall of the stomach, in the pylorus, in the duodenum or in the esophagus। a peptic ulcer जो है ये क्या है, एक्सकेवेशन है। एक्सकेवेशन मीन्स खुदाई है, एक खुदाई सी होती है, एक खुदाई सी होती है। कहाँ होती है, जो स्टमक का, पाइलोरस का, ड्यूडिनम का या एजोफेगस का जो म्यूकोजल वाल होता है, हमारे स्टमक में भी, एजोफेगस में भी, ड्यूडिनम में भी, और पाइलोरस क्या है, स्टमक का जो लास्ट पार्ट है उसको हम पाइलोरस कहते हैं। इन सब में म्यूकोजल वाल होता है, और जब उस म्यूकोजल वाल में एक्सकेवेशन होता है, उसमें खुदाई आ जाती है, खुदाई सी उसमें हो जाती है, इसको हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़।
The erosion of a circumscribed area may extend as deep as the muscle layer or through the muscle to the peritoneum. ये जो कटाव है, ये जो इरोजन है, ये सर्कमस्क्राइब एरिया का क्या मतलब है? एक महदूद जगह का, एक दायरे के अंदर बंद एक जगह का, एक महदूद जगह का जो ये इरोजन होता है, ये डीप चला जाता है, इतना डीप जाता है कि मसल लेयर तक पहुंच जाता है, और मसल लेयर से भी ये एक टाइम आता है कि ये पेरिटोनियम तक पहुंच जाती है, वहाँ तक ये जो है डीप चली जाती है. A peptic ulcer may be referred to as gastric, duodenal or esophageal ulcer depending on its location. पेप्टिक अल्सर में ये तीनों आते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर और एसोफेजियल अल्सर. इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं? इन तीनों को मिला के हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं. और इनको क्यों इस तरह नाम दिया गया है? इनके लोकेशन के बेस पे. फॉर एग्जांपल स्टमक में है तो गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनम में है तो ड्यूडेनल अल्सर, और एसोफेगस में है तो एसोफेजियल अल्सर. क्लासिफिकेशन. गैस्ट्रिक अल्सर अब क्लासिफिकेशन में तीन है हमारे साथ. गैस्ट्रिक अल्सर है, ड्यूरिनल अल्सर है और एसोफेजियल अल्सर है. गैस्ट्रिक अल्सर टेंड टू अकर इन द लेजल कर्वेचर ऑफ द स्टमक नियर द पाइलोरस. जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं ये कहाँ होते हैं? जो लेजर कर्वेचर होता है स्टमक का. स्टूडेंट्स, ये जो कर्वेचर होते हैं स्टमक में 2 कर्वेचर्स पाए जाते हैं. ये एक को हम ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं और दूसरे को हम लेजर कर्वेचर कहते हैं. जो लार्ज सा कर्व बन गया है उसको हम ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं, और जो ऊपर इसके साइड में जो स्मॉल सा कर्व बन गया है उसको हम लेजर कर्वेचर कहते हैं. तो ये जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं ये ज़्यादातर जो पाइलोरस होता है, जो लास्ट पार्ट होता है स्टमक का, वहाँ पे लेजर कर्वेचर के साइड पे पाइलोरस में ज़्यादातर होते हैं. ये क्यों पाइलोरस में ज़्यादातर होते हैं स्टूडेंट्स? ये इसलिए पाइलोरस में ज़्यादातर होते हैं क्योंकि यहाँ पे इसका पोजीशन पाइलोरस का कुछ इस तरह है कि यहाँ पे HCl जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाती है. इस जगह में HCl ज़्यादा जमा हो जाती है. इस वजह से ये जगह जो है, ये जो पाइलोरिक एंट्रम है, ये मोर प्रोन है ये अल्सर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो है कंसनट्रेशन हो जाती है HCl की. तो जब स्टमक में हो जाती है अल्सर तो उसे हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, चाहे वो किसी भी एरिया पे हो. लेकिन पाइलोरिक एंट्रम जो है ये कॉमन एरिया है गैस्ट्रिक अल्सर के लिए. Duodenal ulcer. Peptic ulcer are more likely to occur in the duodenum than the stomach. स्टमक से भी ज़्यादा जो है duodenal ulcer काज होती है. duodenal ulcer जो है वो बनिस्बत गैस्ट्रिक अल्सर के ज़्यादा होते हैं. Esophageal ulcer occurs as a result of backward flow of HCl from stomach into the esophagus. Esophageal ulcer कब होते हैं? जब स्टमक से HCl बैक फ्लो करके एसोफेगस तक चली जाती है, तो इसकी वजह से एसोफेगस में अल्सर बन जाता है. उसको हम कहते हैं एसोफेजियल अल्सर, और इन तीनों को मिला के हम इनको कहते हैं पेप्टिक अल्सर. Ulcers that form in the stomach are called gastric ulcer. In the duodenum, they are called duodenal ulcer. Both type are referred to as peptic ulcer. यहाँ पे आप लोगों को शो है स्टूडेंट्स, देखिए ये स्टमक में फंडस जो पार्ट है उसमें अल्सर बना हुआ है, नीचे बॉडी में भी एक अल्सर बना हुआ है, और ये ड्यूडेनम में भी एक अल्सर आप लोगों को दिखाई गई है, और ये अल्सर को आप लोगों को डीपली दिखाई दी गई है. देखिए ये म्यूकोज़ा है, सब म्यूकोज़ा है हमारे साथ, म्यूकोज़ा है, सब म्यूकोज़ा है, फिर मसल्स है. तो यहाँ पे देखिए ये सब म्यूकोज़ा तक आ गया है. अब ये कभी कभी ऐसा होता है कि मसल्स को भी क्रॉस करके पेरिटोनियम तक पहुँच जाती है. इस किस्म के भी अल्सर्स जो है वो पाए जाते हैं. अच्छा स्टूडेंट्स, पेप्टिक अल्सर की यहाँ पे आप लोगों को एक डायग्राम शो है, यहाँ पे भी लेयर्स आप लोगों को दिखाए गए हैं. देखिए जो एग्रीवेटिंग फैक्टर है, जो एक पेप्टिक अल्सर को बढ़ाने वाले फैक्टर हैं, उनका आप लोगों को दिखाया है. H. पाइलोरी है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरस एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर काज होते हैं. गैस्ट्रिक एसिड जो खुद है HCl, इसकी वजह से होते हैं. पेप्सिन और एनसेड
नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। आगे जाके हम इनको एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे कि इनकी वजह से क्यों गैस्ट्रिक अल्सर काज होते हैं। तो ये सारे जितने भी यहाँ दिए गए हैं ये एग्रेवेटिंग फैक्टर है गैस्ट्रिक अल्सर को बढ़ाने के लिए, पेप्टिक अल्सर को। तो यहाँ पे आप लोगों को माइक्रोस्कोपिक व्यू दी गई है। इनकी वजह से यहाँ पे नेक्रोटिक सेल्स बन गए हैं। नेक्रोटिक सेल किन्हें कहते हैं? जो डेथ सेल होते हैं, डेथ सेल, उनको नेक्रोटिक सेल कहते हैं। तो यहाँ पे ये एक अल्सर बन चुका है स्टमक के पाइलोरिक एंट्रम में। यहाँ देखिए स्टूडेंट, पाइलोरिक एंट्रम से ये पिक्चर जो है वो उठाई गई है। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है? पैथोफिजियोलॉजी पेप्टिक अल्सर की, तो द गैस्ट्रोड्यूडेनल म्यूकोजल इंटीग्रिटी इज डिटरमाइंड बाय प्रोटेक्टिव डिफेंसिव फैक्टर्स एंड डैमेजिंग बाय एग्रेसिव फैक्टर्स। क्या होता है? जो हमारे साथ गैस्ट्रोड्यूडेनल म्यूकोजल इंटीग्रिटी है हमारे गैस्ट्रिक यानी स्टमक में और हमारे ड्यूडिनम में जो म्यूकस लेयर की जो इंटीग्रिटी है वो किस चीज़ की वजह से कायम रहती है? वो जो प्रोटेक्टिव डिफेंसिव यहाँ पे फैक्टर होते हैं उनकी वजह से कायम रहती है, वो इंटैक्ट रहती है। और जो डैमेजिंग जो एग्रेसिव फैक्टर होते हैं उनकी वजह से डैमेज हो जाती है, ख़तरे में पड़ जाती है। तो स्टमक में हमारे साथ यहाँ पे प्रोटेक्टिव डिफेंसिव फैक्टर्स भी मौजूद है और यहाँ पे डैमेजिंग एग्रेसिव फैक्टर्स भी मौजूद है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई गई है कि गैस्ट्रिक एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी सिक्रीशन होती है। और यहाँ पे देखिए मैंने कहा था ना कि जो पाइलोरिक एंट्रम होता है उसमें कंसनट्रेटेड होती है HCl। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है इसकी पोजीशन की वजह से। तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादातर जो अल्सर है वो यहाँ पे बन जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमने कहा कि डिफेंसिव फैक्टर्स भी मौजूद है, एग्रेसिव फैक्टर्स भी है। तो वो कौन से है? जो डिफेंसिव फैक्टर्स है वो बाइकार्बोनेट है, म्यूकस लेयर है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, म्यूकोजल ब्लड फ्लो और एपिथेलियल रिनीवल। ये स्टूडेंट्स जो बाइकार्बोनेट है, हमने कहा कि गैस्ट्रिक अल्सर जो है ये जो पेप्टिक अल्सर है ये किसकी वजह से, जब HCl की सिक्रीशन हाई हो जाती है तो ये अल्सर पैदा होते हैं। तो बाइकार्बोनेट का क्या काम होता है? बाइकार्बोनेट इस एसिडिटी को थोड़ा न्यूट्रलाइज करता है। तो मतलब ये कि ये एक क्या है, डिफेंसिव फैक्टर है। HCl की से ख़ुद को स्टमक के लेयर को क्या करता है, डिफेंस करता है, प्रोटेक्ट करता है। और जो म्यूकस लेयर है वो क्या करता है, म्यूकस लेयर में से म्यूकस सिक्रीट होती है और म्यूकस जो है वो भी जो एसिड है HCl है उससे क्या करता है, अपने लाइनिंग की प्रोटेक्शन करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का क्या काम है, ये भी एसिड सिक्रीशन जो है उसको रिड्यूस करते हैं। म्यूकोजल ब्लड फ्लो जब ज़्यादा होती है, ये म्यूकोजल ब्लड फ्लो का एक डिफेंसिव फैक्टर इसलिए है क्योंकि जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो वो स्टमक की तरफ आएगी तो इतना इंटेक्ट जो है इसके म्यूकोजल वाल बनेंगे। और जब म्यूकोजल वाल इंटेक्ट बनेंगे तो फिर प्रोटेक्शन भी ज़्यादा होगी। एपिथेलियल रिनीवल यहाँ पे होती है। अगर एपिथेलियल रिनीवल का मतलब ये है कि अगर कोई छोटी सी डैमेज आ जाती है तो फिर वो रिन्यू हो जाती है। तो ये भी एक प्रोटेक्टिव, एक डिफेंसिव फैक्टर है। अब एग्रेसिव फैक्टर कौन से है जिनकी वजह से जो अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, उसके चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं? वो कौन से है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, ये H पाइलोरी जो बैक्टीरिया है। स्टूडेंट्स, ये H पाइलोरी बैक्टीरिया जो है ये एक नॉर्मल फ्लोरा होता है। बेसिकली ये एक नॉर्मल फ्लोरा होता है जिन्हें हम बिनाइन बैक्टीरिया कहते हैं। ये एक हमारे लिए ये एक फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होता है, लेकिन उस हद तक अगर ये लूमेन में हो, जो स्टमक का लूमेन होता है, जब तक ये लूमेन में हो तो इसका फ़ायदा है, ये एक नॉर्मल फ्लोरा है। लेकिन अगर ये अपॉर्चुनिस्टिक हो कि इसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई ऐसा कंडीशन आ जाए कि ये वाल तक पहुंच जाए, स्टमक के वाल तक, तब ये
सबसे कॉमन फैक्टर है जिसकी वजह से अल्सर्स काज होते हैं। तो ये एक एग्रेसिव फैक्टर है। अगर ल्यूमेन में है तो ठीक है, ये नॉर्मल फ्लोरा है, लेकिन वाइल्ड तक अगर चली गई तो फिर ये जो है अल्सर्स काज करती है। तो एक एग्रेसिव फैक्टर है। एंड सेड्स है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये इन्फ्लेमेशन के ख़िलाफ़ ड्रग्स होती है। जब भी कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो हम एनसेड्स पेशेंट को देते हैं। एनसेड्स इसके फॉर्मूले में स्टेरॉइड नहीं होती, इसलिए इसको हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं। ये भी एग्रेसिव फैक्टर्स होते हैं स्टमक अल्सर के लिए, ड्यूडिनल अल्सर के लिए। क्योंकि ये क्या करते हैं, जब एनसेड्स हम देते हैं तो ये एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 एंजाइम। तो इन दोनों एंजाइम्स को क्या करता है, इनको इनहिबिट करता है, इनके फंक्शन को इनहिबिट करता है। तो जब इनका फंक्शन इनहिबिट हो जाता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनते, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनते तो हमने यहाँ पे ही पढ़ा कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, एसिड की सिक्रीशन को रिड्यूस करते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जब नहीं बनते तो एसिड की सिक्रीशन ज़्यादा होती है और उस वजह से पेप्टिक अल्सर काज होती है। पेप्सिन्स की वजह से, पेप्सिन्स क्या करता है, जब पेप्सिन्स जो है वो रिलीज़ होती है तो HCl जो है वो ख़ुद से ज़्यादा रिलीज़ होता है, और जब इस तरह ये ज़्यादा रिलीज़ होते हैं दोनों तो इनकी वजह से पेप्टिक अल्सर काज हो जाती है। बाइल एसिड जो है ये भी एक एग्रीवेसिव फैक्टर है, इसकी वजह से भी ड्यूडिनल अल्सर जो है वो काज होती है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल, स्मोकिंग और अल्कोहल इनका ये है स्टूडेंट्स के ये जो हीलिंग प्रोसेस होता है उसको डिले करते हैं। तो पहले से जो अल्सर पहले से बने थे वो हील नहीं होते, और दूसरा ये कि वीकन कर देते हैं लाइनिंग को, स्टमक के म्यूकोजल लाइनिंग को, और जब वो वीकन हो जाते हैं तो फिर अल्सर जो है वो बन जाता है। तो ये सारे जो जितने भी हमने पढ़ा डिफेंसिव फैक्टर और एग्रेसिव फैक्टर, इनका आप लोगों ने याद रखना है, MCQs बन सकती है इनसे। म्यूकोजल डैमेज, इरोजन एंड अल्सर, जब म्यूकोजल डैमेज हो जाती है तो फिर इस म्यूकोजल डैमेज की वजह से क्या होता है, इरोजन और अल्सरेशन हो जाती है, कटाव और फिर ज़ख़म बनना स्टार्ट होती है। तो ये जो जितने भी डिफेंसिव फैक्टर्स है ये म्यूकोज़ा की हिफाजत करते हैं, और जो जितने भी एग्रेसिव फैक्टर्स है ये म्यूकोज़ा की डैमेजिंग करते हैं, अल्सरेशन के काजेज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं, अल्सरेशन के चांसेस को इंक्रीज़ कर देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी डिटेल से पढ़ेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, the erosion is caused by increased concentration or activity of acid pepsin or by decreased resistance of the mucosa। क्या होता है, इरोजन जो है ये कब होती है, जब जो एसिड और पेप्सिन जो है इनकी एक्टिविटी और इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जब पेप्सिड और HCl की कंसंट्रेशन, इनकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है तो जो म्यूकोज़ा का रेजिस्टेंट होता है, म्यूकोज़ा क्या करती है, रेजिस्टेंट करती है एसिड को। तो जब इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो म्यूकोज़ा की जो रेजिस्टेंस की एबिलिटी है वो लो हो जाती है, और जिसकी वजह से इरोजन काज होती है। A damaged mucosa cannot secrete enough mucus to act as a barrier against HCl। और जब म्यूकोजल लेयर डैमेज हो जाती है तो एक डैमेज म्यूकोजल लेयर जो है वो इतने ज़्यादा मकदार में म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जो कि एक बैरियर बनता है HCl के लिए। तो फिर HCl को रास्ता मिल जाता है और वो जितना चाहता है अल्सरेशन काज कर देता है। Acid secretion, patients with duodenal ulcer secrete more acid than normal, while patients with gastric ulcer tend to secrete normal or decreased level of acid। क्या होता है, ये जो जितने भी पेशेंट ड्यूडेनल अल्सर के पेशेंट होते हैं वो हद से ज़्यादा उनमें क्या होता है, एसिड की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है, और जो पेशेंट गैस्ट्रिक अल्सर के जो पेशेंट होते हैं उनमें एसिड सिक्रीशन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता बनस्बत ड्यूडेनल अल्सर के, कि उसमें एसिड सिक्रीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है।
डिक्रीज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की डिक्रीज कैसे होती है? डैमेज टू गैस्ट्रोड्यूडेनल म्यूकोजा रिजल्ट इन डिक्रीज रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया एंड दस इन्फेक्शन फ्रॉम द एच पाइलोरी बैक्टीरिया में अकर। जब जब भी गैस्ट्रोड्यूडेनल म्यूकोजा जो होता है उसको डैमेज हो जाती है, वहाँ पे डैमेज आ जाती है, तो फिर जो रेजिस्टेंस की एबिलिटी थी बैक्टीरिया को, दूसरे जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है उनको जो रेजिस्टेंस की एबिलिटी है वो कम हो जाती है। और जब रेजिस्टेंस की एबिलिटी कम हो जाती है तो जो एच पाइलोरी के वजह से इन्फेक्शन होते हैं वो इन्फेक्शन भी ज़्यादा होते हैं। काजिस गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर, काजिस के गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर जो है ये किस वजह से पैदा होते हैं? इन द पास्ट इट वाज बिलीव्ड लाइफस्टाइल फैक्टर्स सच एज स्ट्रेस एंड डाइट कॉस्ट अल्सर्स। पास्ट टाइम में क्या किया जाता था? ये बिलीव रखा जाता था कि जो लाइफस्टाइल फैक्टर है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस में रहना और डाइट को सही नहीं करना, ये जो है इनकी वजह से अल्सर्स बनती है। लेट रिसर्चर्स डिटरमिन दैट स्टमक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन कंट्रीब्यूट टू अल्सर फॉर्मेशन। और जो बाद में रिसर्चेस की गई उन्होंने ये डिटरमाइन किया कि जो स्टमक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन, इनकी वजह से अल्सर काज होती है। टुडे रिसर्च शो दैट मोस्ट अल्सर 80% of gastric ulcer and 90% of duodenal ulcer develop as a result of infection with a bacterium called Helicobacter pylori H. pylori। और अब जो स्टडीज़ होती है, स्टूडेंट्स क्या कह रहा है ये कि पहले ज़माने में इस तरह ख्याल किया जाता था कि जो लाइफ स्टाइल फैक्टर है यानी स्ट्रेस, डाइट वगैरह, इनकी वजह से अल्सर होती है। बाद में रिसर्चर्स ने स्टडी किया और कहा कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो पेप्सिन है इनकी वजह से ज़्यादातर अल्सरेशन होती है। और जो अभी टुडे रिसेंटली जो स्टडीज़ हुई है, जो रिसर्च हुई है, उनसे ये मालूम हुआ है कि जो 80% तक गैस्ट्रिक अल्सर है और 90% तक ड्यूडेनल अल्सर है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इन्फेक्शन की वजह से है। It is believed that although all three of these factors, lifestyle, acid, and pepsin, and H. pylori, play a role in ulcer development, H. pylori is considered to be the primary cause। लेकिन ये नहीं है कि ये इनकी वजह से नहीं होता, इनकी वजह से भी होता है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो है कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स, स्ट्रेस लेना, डाइट को सही नहीं करना, ये भी इसके साथ साथ एसिड और पेप्सिन इनकी वजह से भी और एच पाइलोरी की वजह से भी, इन सब की वजह से पेप्टिक अल्सर काज होती है। लेकिन एच पाइलोरी जो है वो एक प्राइमरी काज है, सबसे ज़्यादा उसकी वजह से, एच पाइलोरी की वजह से पेप्टिक अल्सर्स काज होती है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर की गई है गैस्ट्रिक अल्सर्स की। फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर्स, वो फैक्टर्स जिनकी वजह से पेप्टिक अल्सर की डेवलपमेंट जो है वो हो जाती है। फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर इंक्लूड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। रिसर्च शो दैट मोस्ट अल्सर डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन विद बैक्टीरियम कॉल्ड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। द बैक्टीरियम प्रोड्यूस सब्सटेंसेस दैट वीकन द स्टमक्स प्रोटेक्टिव म्यूकस एंड मेक इट मोर ससेप्टेबल टू damaging effect of acid and pepsin as well as produce more acid। क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द रिसर्चेज है उनसे ये शो हो रहा है कि नाउ जो सबसे मोस्ट काज है पेप्टिक अल्सर्स का वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। ये एक ऐसा बैक्टीरियम है जो कि इस किस्म के सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है जिनकी वजह से स्टमक का जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जो म्यूकस लेयर है, वो कमज़ोर हो जाती है, वो वीक हो जाती है। और इसके वीक होने की वजह से एसिड और पेप्सिन इस पे अपना इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा कर देते हैं। और इसके साथ साथ ये सब्सटेंसेस जो है एसिड की सिक्रीशन को और बढ़ाती है और ज़्यादा करती है। तो इस वजह से हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है वो एक मेन काज होता है पेप्टिक अल्सर्स का। स्मोकिंग भी एक काज है। किस तरह? स्टडीज शो स्मोकिंग इंक्रीज चांस ऑफ गेटिंग एन अल्सर, स्लो द हीलिंग प्रोसेस ऑफ एग्जिस्टिंग अल्सर एंड कंट्रीब्यूट टू द अल्सर रिकरेंस।
स्मोकिंग पे भी ये बिलीव रखा जाता है कि स्मोकिंग जो है वो गैस्ट्रिक अल्सर के चांसेस को इंक्रीज़ करता है, ये हीलिंग प्रोसेस को डिक्रीज़ करता है। जो एग्जिस्टिंग अल्सर थे उन वो हील हो रहे थे, अभी बंदे ने स्मोकिंग किया तो फिर उसका जो हीलिंग प्रोसेस था वो स्लो डाउन होता है, और जो अल्सर की रिकरेंस है वो जो है वो दोबारा से, रिकरेंस मीन्स के दोबारा से अल्सर पैदा होना, ये इसके चांसेस पैदा होते हैं स्मोकिंग की वजह से। कैफ़ीन, कैफ़ीन क्या है स्टूडेंट्स? कैफ़ीन एक ड्रग होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट हम इसे कहते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में मोस्टली वाइडली यूज़ होने वाली एक साइको एक्टिव ड्रग है जिसे कैफ़ीन कहते हैं। तो कैफ़ीन क्या करता है? कैफ़ीन भी एक कास होता है गैस्ट्रिक अल्सर का। किस तरह? कैफ़ीन सीम्स टू स्टिमुलेट एसिड सिक्रीशन इन द स्टमक। कैफ़ीन के लिए ये यकीन किया जाता है, ये तसव्वुर किया जाता है कि ये भी जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है उसको स्टिमुलेट करता है स्टमक में, विच कैन एग्रेवेट द पेन ऑफ एग्जिस्टिंग अल्सर। अगर पहले से अल्सर थी तो इसकी वजह से, इस एसिड की सिक्रीशन की वजह से वो पेन जो है वो बढ़ जाती है, एग्रेवेट हो जाती है। हाउएवर द स्टिमुलेशन ऑफ स्टमक एसिड कैन नॉट बी एट्रीब्यूट सोलिली टू कैफीन। लेकिन जो स्टमक एसिड की जो ओवरऑल स्टिमुलेशन है वो सिर्फ कैफ़ीन की वजह से नहीं होती, उसके बहुत सारे और भी वजूहात हैं उसके इंक्रीज़ होने के। लेकिन कैफ़ीन जो है वो भी इसमें काम अदा करती है, अपना रोल अदा करती है उसको इंक्रीज़ करने में। Acid and pepsin, it is believed that the stomach inability to defend itself against the powerful digestive fluid, hydrochloric acid and pepsin contribute to ulcer formation। ये इस बात का यकीन रखा जाता है कि अगर स्टमक में ये एबिलिटी नहीं होती कि ये जो पावरफुल डाइजेस्टिव फ्लूइड होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया या पेप्सिन हो गया, इनके साथ जब इनके अगेंस्ट वो अपने आप की डिफेंड नहीं कर पाता, मीन्स के म्यूकस जो म्यूकस सिक्रीटिंग मेम्ब्रेन है, जो म्यूकोजल लेयर है, वो जब कमज़ोर पड़ जाती है, वो जब कमज़ोर हो जाती है, उसमें वीकनेस आ जाती है, तो उस टाइम अल्सर फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। किन चीज़ों की वजह से? पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एनसेड्स। अब एनसेड्स की बात आएगी, किस तरह एनसेड्स जो है वो पेप्टिक अल्सर काज करते हैं। दीज ड्रग्स सच एज एस्पिरिन, आइप्रोफिन एंड नेप्रोक्सिन सोडियम मेक द स्टमक वल्नरेबल टू द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड एंड पेप्सिन। ये जो जितने भी एनसेड्स है, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन हो गया, आइप्रोफिन हो गया, नेप्रोक्सिन सोडियम हो गया, ये जितने भी ड्रग्स है ये स्टमक को कमज़ोर कर देते हैं, ये स्टमक को वल्नरेबल बना देते हैं, कमज़ोर बना देते हैं। जो एसिड और पेप्सिन की हार्मफुल इफेक्ट है उसके सामने कमज़ोर बना देते हैं। क्यों कमज़ोर बना देते हैं? क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस को रोक देते हैं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस रुक जाती है तो फिर वो उनका काम ये था कि म्यूकस की सिक्रीशन को इन्हेंस करते थे, म्यूकस मेम्ब्रेन्स की सिक्रीशन को इन्हेंस करते थे। अब म्यूकस मेम्ब्रेन की सिक्रीशन इन्हेंस नहीं होगी तो फिर एसिड और पेप्सिन को मौका मिल जाएगा कि वो इरोजन काज करें, तो इस वजह से अल्सर्स हो सकती है। दे आर प्रेजेंट इन मेनी नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन यूज टू ट्रीट फीवर, हेडेक एंड माइनर एक एंड पेन। ये एनसेड यूज़ किस लिए होती है? ये नॉन प्रिस्क्रिप्शन में भी हम यूज़ कर सकते हैं, मीन्स के डॉक्टर से मशवरे के बगैर भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ होते हैं। फीवर के लिए, हेडेक्स के लिए और माइनर एक और पेन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर। अब इनकी सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स कौन कौन सी होती है? द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ अल्सर, हाउएवर ईच इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस सिम्टम्स डिफरेंटली। सिम्टम्स तो ईच इंडिविजुअल में डिफरेंटली होती है, लेकिन फिर भी ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो कि गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर से रिलेटेड है। बेल्चिंग है, बेल्चिंग का मतलब डकार लेना, मतलब क्या, रिफ्लेक्स लेना। और नोज़िया, वोमिटिंग है, नोज़िया मीन्स के दिल का ख़राब होना, कि ऐसा लग रहा है कि वोमिटिंग कर रहा हो, इस तरह वोमिटिंग, खुद वोमिटिंग करना। पुअर एपिटीट मीन्स के भूख का न लगना। लॉस ऑफ वेट होना, फीलिंग टायर्ड एंड वीक, थकावट महसूस करना और कमज़ोर हो जाना, ये जो है ड्यूडेनल अल्सर और पेप्टिक अल्सर की कुछ सिम्टम्स है।
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इसकी है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब ये कि क्लिनिकल में अगर जाए बंदा तो किस तरह इसको मैनिफेस्ट किया जाए, इसके साइन सिम्टम्स किस तरह देखे जाए। तो सिम्टम्स ऑफ अल्सर मे लास्ट फॉर ए फ्यू डेज, वीक, मंथ एंड मे डिसअपियर ओनली टू रीअपियर ऑफन विदाउट एन आइडेंटिफाइबल काज। क्या होता है, जो सिम्टम्स होती है बास टाइम वो कुछ दिनों के लिए होते हैं या कुछ मंथ्स के लिए या कुछ वीक्स के लिए, फिर वो डिसअपियर हो जाते हैं, फिर कभी कभी वो रीअपियर भी हो जाते हैं और कभी नहीं भी होते हैं, और इनका कोई आइडेंटिफाइबल काज नहीं होता। अभी तक इनका कोई कोई वजह इसकी आइडेंटिफाई नहीं हुई कि ये क्यों डिसअपियर होते हैं और फिर क्यों रीअपियर होते हैं, या डिसअपियर होते हैं तो फिर रीअपियर नहीं होते। तो इसकी काज जो है वो सही से मालूम नहीं है। पेन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पेन है। एज ए रूल द पेशेंट विद एन अल्सर कंप्लेन ऑफ डल नेविंग पेन और ए बर्निंग सेंसेशन इन द मिड एपिगेस्ट्रियम और द बैक दैट इज रिलीव्ड बाय ईटिंग। क्या होता है, जब पेप्टिक अल्सर होती है तो उस पेशेंट को एक पेन महसूस होता है। किस किस्म का पेन, ऐसा पेन कि वो एक डल सा पेन, कहता है कि एक डल डल सा, इस तरह डल साउंड का एक पेन जो है वो महसूस हो रहा है, और एक नेविंग पेन महसूस हो रहा है। नेविंग पेन मीन्स कि मुसलसल अजियत उसको मिल रही है, और मुसलसल उसको अजियत मिल रही है, और बर्निंग सेंसेशन हो रही है, और अगर कुछ खा लेता है तो फिर वो थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता है, फिर दोबारा से स्टार्ट होता है। इस किस्म के पेन को हम रिलेट करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर के पेन के साथ। और ये कहाँ कहाँ ये पेन फील होती है, जो मिड एपिगेस्ट्रियम होता है, जो मिड एपिगेस्ट्रियम रीजन होता है उसमें फील होती है। पायरोसिस होती है। पायरोसिस मीन्स के हार्ट बर्न होती है। इज अ बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक एंड एजोफेगस दैट मूव अप टू द माउथ। ये एक बर्निंग सेंसेशन होता है जो कि स्टमक में, फिर एजोफेगस में चली आती है और फिर माउथ तक चला आता है। वोमिटिंग, वोमिटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पाइलोरिक ऑर्फिस। वोमिटिंग कब होती है, जब ये पाइलोरिक ऑर्फिस किसी वजह से इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कास्ट बाय आइदर मस्कुलर स्पाजम, या कोई मस्कुलर स्पाजम हुई हो, मसल्स की स्पाजम हुई हो, या पाइलोरस या मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कोई हुई हो इस स्कारिंग की वजह से। कभी कभी इस तरह होता है कि पाइलोरस एंट्रम जो है उसमें अगर कोई ज़ख़म आ जाए तो वहाँ पे स्कारिंग होती है, उस स्कारिंग की वजह से फिर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन काज होती है। तो हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वॉमिटिंग हुई हो, या कोई पाइलोरिक ऑर्फिस के बंद होने की वजह से, या कोई मस्कुलर स्पाजम की वजह से। Constipation and diarrhea. Constipation or diarrhea may occur probably as a result of diet and medication. Constipation और diarrhea कब होती है, ये उस वक्त होती है जब कोई मेडिकेशन यूज़ किया जाए, या कोई मेडिकेशन, कोई डाइट वगैरह इस तरह उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए पेप्टिक अल्सर को यूज़ किया जाए, तो उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन और डायरिया हो सकती है। Bleeding, 15% of the patient may present with GI bleeding as evidenced by passage of melena terry stool. बहुत से स्टूडेंट्स बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं, 15% ऑफ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको मेलिना होता है, जिनको ये ब्लीडिंग होती है इंटरनली, और उस वजह से मेलिना जो है वो एक सबूत है, वो इसका एक एविडेंस है कि इसके अंदर जो है गैस्ट्रिक रीजन में इसको ब्लीडिंग है। मेलिना किसे कहते हैं, एक ब्लैक कलर का स्टूल होता है जो कि उस पेशेंट से पास होता है। ये ब्लैक कलर का भी हो सकता है, और ये एक फ्रेश रेड कलर का भी हो सकता है। जब फ्रेश रेड कलर का हो तो इसका मतलब या तो लोअर जो जीआईटी है, इंटेस्टाइन वगैरह, इनसे कोई ब्लीडिंग हो रही है, या तो वो स्टूल के साथ आती है, या तो वो खुद से मींस कि स्टूल ना हो और वो ब्लड जो है वो आउट हो जाए। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हिमेटोकीजिया। इस कंडीशन को कहते हैं हिमेटोकीजिया। और मेलिना उस कंडीशन को कहते हैं कि ये ब्लैक स्टूल होते हैं। ब्लैक स्टूल ये अपर जीआईटी में जब ब्लीडिंग होती है अल्सर्स की वजह से, तो उस टाइम ये स्टूल जो है ब्लैक कलर का आते हैं, जिन्हें हम मेलिना कहते हैं। और दूसरे का मैंने बताया हिमेटोकीजिया वो कि फ्रेश ब्लड जो है वो आ जाए, वो ब्लैक कलर का ना हो, रेड कलर का हो, उस टाइम हम उसको हिमेटोकीजिया कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो
इसके बाद है कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्सर्स। अल्सर्स की इन अल्सर्स की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है। ब्लीडिंग इनसे हो सकती है, परफोरेशन हो सकती है। परफोरेशन ये कि म्यूकोज़ा में होती है, म्यूकोज़ा से फिर सब म्यूकोज़ा, फिर मस्कुलरिस, फिर सेरोसा, और फिर सेरोसा से जो बाहर पेरिटोनियम है उस तक भी ये डीप जा सकती है। तो इसकी वजह तो इस तरह क्या होती है, परफोरेशन होती है, सुराख बन जाती है। नेरोइंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन, ये नेरो भी रह जाती है बास टाइम, और इसकी वजह से फिर ऑब्स्ट्रक्शन भी काज होते हैं। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स, आप असेसमेंट किस तरह करेंगे और डायग्नोस्टिक फाइंडिंग जो है वो किस तरह इसको डायग्नोस की जाती है। तो एजोफेगो गेस्ट्रोड्यूडिनोस्कोपी ये एक प्रोसीजर होता है। एजोफेगो गेस्ट्रोड्यूडिनोस्कोपी, इसमें क्या होता है, कंफर्म द presence of an ulcer and allow cytologic study and biopsy to rule out H. pylori or cancer। इसमें इस तरह करते हैं कि जो अल्सर की प्रेजेंट होती है उसको कंफर्म करते हैं, एक कैमरा इंसर्ट करते हैं और एजोफेगस में, हमारे स्टमक में और ड्यूडिनम में देखते हैं कि अल्सर तो कहीं प्रेजेंट तो नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो फिर साइटोलॉजिक स्टडी उसकी करते हैं कि इसमें कोई एच पाइलोरी तो नहीं है, या कोई बायोप्सी करते हैं कि पता चले कि कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है। बायोप्सी मीन्स कि उसे थोड़ा सा टिश्यू काटते हैं और फिर वो टेस्ट करते हैं आर्टिफिशियल कंडीशन में, तो फिर पता चल जाता है कि उसमें कैंसर तो नहीं है। फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिज़िकल एग्जामिनेशन में रिवियल पेन, एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस और एब्डोमिनल डिस्टेंशन। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, में भी हम जो पेन है उसको जाहिर कर सकते हैं पेशेंट से इंफॉर्मेशन लेके। एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस, अगर कोई एपिगैस्ट्रियम में कोई टेंडरनेस वगैरह है तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर एब्डोमिनल डिस्टेंशन है मींस के फूला हुआ पेट है तो उसको हम फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू देख सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। बेरियम स्टडी कर सकते हैं डायग्नोस्टिक फाइंडिंग के लिए। बेरियम स्टडी स्टूडेंट्स, ये एक बेरियम एक केमिकल एलिमेंट होता है, इसको पेशेंट को दिया जाता है। ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एक्सरे में विजिबल होती है। ये पेशेंट को देते हैं, पेशेंट इसे खा लेता है और एक साथ साथ एक्सरा भी हो रही होती है। ये उसे निगलता जाता है पेशेंट बेरियम को, और साइड पे एक्सरे होती है तो वो पिक्चर कैप्चर हो जाते हैं, और फिर उसमें इसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वगैरह जीआईटी की, एजोफेगस, स्टमक और ड्यूडिनम की, ये वहाँ पे शो होती है। तो लिखा है बेरियम स्टडी ऑफ अपर जीआई ट्रैक में शो एन अल्सर। बेरियम स्टडी से भी अपर जीआई ट्रैक में अल्सर का पता हम कर सकते हैं। एंडोस्कोपी कर सकते हैं। एंडोस्कोपी इज प्रीफर्ड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर बिकॉज इट अलाउ डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी चेंजेस, अल्सर्स एंड लीजन। एंडोस्कोपी जो है ये एक प्रीफर्ड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। क्योंकि इसके थ्रू हम डायरेक्ट विजुअलाइज करते हैं इन्फ्लेमेटरी चेंजेस अगर हो, अगर अल्सर हो, अगर लीजन हो, उनको हम डायरेक्टली विजन इनकी करते हैं। तो एंडोस्कोपी एक प्रीफर्ड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। ऑकल्ट ब्लड क्या होता है स्टूडेंट्स, ये ऑकल्ट ब्लड टेस्ट एक टेस्ट होती है जिसमें जो फीसिस होते, बास टाइम इस तरह भी होता है कि फीसिस में ब्लड जो है वो विजिबल नहीं होता, वो एपरेंट नहीं होता। तो उसको विजिबल करने के लिए, उसको एपरेंट करने के लिए वो जो हिडन जो ब्लड है स्टूल में, उसको देखने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए एक टेस्ट की जाती है। इसे हम फीकल ऑकल्ट ब्लड कहते हैं या ऑकल्ट ब्लड टेस्ट कहते हैं। स्टूल में बी टेस्टेड पेरियोडिकली अनटिल दे आर नेगेटिव फॉर ऑकल्ट ब्लड। ऑकल्ट ब्लड के लिए स्टूल को टाइम टू टाइम जो है टेस्ट किया जाता है। अगर वो उसमें प्रेजेंट है तो उसके ख़त्म होने तक ये बार बार टेस्ट करते हैं कि कब मेडिसिन देते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर ट्रीटमेंट करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, और उसके ख़त्म होने तक टेस्ट करते हैं।
काजेज़ फिर से आप लोगों को काजेज़ बताई गई है। मेन काजेज़ जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। रिसर्च हैज़ डॉक्यूमेंटेड दैट पेप्टिक अल्सर रिजल्ट फ्रॉम इन्फेक्शन विद द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एच पाइलोरी विच में बी एक्वायर्ड थ्रू इंजेक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। रिसर्च से पता चला है कि जो मेन काज होता है वो इन्फेक्शन होता है, और वो इन्फेक्शन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एच पाइलोरी की वजह से होता है, जो कि कभी कभी फूड के थ्रू या वाटर के थ्रू हमारे स्टमक में चला जाता है, या स्टमक के ल्यूमेन से वो माइग्रेट करके जो है उसके वाल तक पहुंच जाता है, और जब वाल में पहुंच जाता है तो अपॉर्चुनिस्टिक हो जाता है और फिर वहाँ पे इन्फेक्शन काज कर देता है। एच पाइलोरी डैमेज द म्यूकस कंटेनिंग दैट प्रोटेक्ट कोटिंग दैट प्रोटेक्ट द स्टमक एंड ड्यूडेनम। एच पाइलोरी क्या करता है, जो म्यूकस कोटिंग होती है जिसकी वजह से स्टमक और ड्यूडेनम की प्रोटेक्शन हुई है उसको डैमेज करता है। जब उसकी डैमेज हो जाती है तो फिर वो प्रोन हो जाते हैं कि जब एसिड सिक्रीशन वहाँ पे उसकी एक्सपोज हो जाती है एसिड सिक्रीशन को, तो फिर अल्सर आसानी से बन जाते हैं। सेलिसिलेट्स एंड एनसेड्स। सेलिसिलेट्स क्या है स्टूडेंट? सेलिसिलेट्स बी एनसेड के टाइप्स है जिनके फार्मूला में सेलिसिलिक एसिड मौजूद है, उनको हम सेलिसिलेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एस्पेरिन है, मैग्नीशियम सेलिसिलेट है, बिस्मथ सब सेलिसिलेट है, कोलिन सब सेलिसिलेट है। तो ये क्या है, ये एनसेड के टाइप्स है लेकिन इनके फार्मूले में सेलिसिलिक एसिड मौजूद होता है, इसलिए इनको हम सेलिसिलेट्स कहते हैं। तो सेलिसिलेट और एनसेड जो है ये बी इनकरेज करती है क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करती है, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स म्यूकस की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो एनसेड्स क्या करती है? एनसेड्स और सेलिसिलेट्स जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स के जो प्रोस्टाग्लैंडिन से हमारे साथ उनके प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाती है तो हमने पढ़ा कि प्रोस्टाग्लैंडिन म्यूकस के सिक्रीशन को इन्हेंस कर देते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन को इंटेक्ट बनाने में मदद देते हैं। तो फिर जब ये डिक्रीज़ हो जाते हैं तो फिर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो वीकन हो जाता है, और म्यूकस की सिक्रीशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर काज होते हैं। वेरियस इलनेसेस है, मींस के मुख्तलिफ़ किस्म के इलनेस है जिनकी वजह से बीमारियां हैं उनकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर काज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेंक्रियाटाइटिस है, पेंक्रियास की पेंक्रियास की इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से जो है काज होती है हमारे साथ। पेंक्रियास की इन्फ्लेमेशन की वजह से भी पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। हेपेटिक डिजीज़ की वजह से भी अल्सर हो सकते हैं, हेपेटिक डिजीज़ की वजह से भी अल्सर हो सकते हैं। ये क्रॉन्स डिजीज़ जो है ये भी एक काइंड ऑफ डिजीज़ होती है जिसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर काज हो सकते हैं।
क्रोन डिजीज़ स्टूडेंट्स, क्रोन डिजीज़, इस डिज़ीज़ को इसलिए कहते हैं क्योंकि एक डॉक्टर था जिसका नाम डॉक्टर ब्रुइल क्रोन था, उसने सबसे पहले इस डिज़ीज़ को फाइंड आउट किया था, इसलिए इस डिज़ीज़ को क्रोन्स डिज़ीज़ कहते हैं। ये एक टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, जिसमें फटीग होती है, वेट लॉस होती है, सीवियर डायरिया होती है, एब्डोमिनल पेन होती है और माल न्यूट्रिशन होती है। इसकी वजह से अल्सर फॉर्मेशन भी होती है। तो ये एक क्रोन्स डिज़ीज़ नाम का एक डिज़ीज़ होता है। तो इसकी वजह से भी जब ये क्रोन्स डिज़ीज़ हो जाती है तो अल्सर फॉर्मेशन हो जाती है। गैस्ट्राइटिस है, स्टमक की जो इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से भी अल्सर हो सकती है। और ये ज़ोलिंगर एल्सन सिंड्रोम जो है इसकी वजह से भी गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं। ये जो ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम जो है ये एक कंडीशन होता है जिसमें ट्यूमर्स जो है एक से ज़्यादा ट्यूमर बनते हैं और फिर वो ट्यूमर्स एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, उनको हम कहते हैं गैस्ट्रोनोमास लिंक उनको कहते हैं। तो ये एक मेलिग्नेंसी कंडीशन होती है कि इसमें ट्यूमर्स एक से ज़्यादा ट्यूमर बनते हैं और वो एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं, जिसको हम गैस्ट्रोनोमास लिंक कहते हैं। फिर क्या होता है, वो मेनली पेंक्रियास में या ड्यूडिनम में उनकी लोकेशन होती है और इनकी वजह से जो स्टमक में एसिड की सिक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। और जब एसिड की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है तो उस वजह से गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो काज होते हैं या ड्यूडेनल अल्सर दोनों काज हो सकते हैं। तो पेप्टिक अल्सर काज हो जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो एक्सेस HCl, इसका हमने पढ़ लिया कि जो एक्सेसिव सिक्रीशन है HCl की उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर जो है वो काज होते हैं। इरिटेंट्स है, इरिटेंट्स किस तरह, इंजेक्शन ऑफ मिल्क एंड कैफिनेटेड बिवरेज एंड अल्कोहल आल्सो इंक्रीज HCl सिक्रीशन। क्या होता है, ये जो मिल्क की इंजेक्शन है, मिल्क की इंजेक्शन किस तरह स्टूडेंट्स HCl को इंक्रीज़ करती है, वो इस तरह के मिल्क जो होता है इसमें एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को हम केसीन प्रोटीन कहते हैं। तो केसीन प्रोटीन जो है ये बेसिकली एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसकी जब वो चला जाता है स्टमक में तो पेप्सिन जो है वो उसको भी कन्वर्ट होना होता है, पेप्सिनोजिन जो है उसको कन्वर्ट होना होता है पेप्सिन में, इसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो फिर HCl को ज़्यादा सिक्रीट होना पड़ता है। तो जब HCl ज़्यादा सिक्रीट हो जाती है तो इससे पेप्टिक अल्सर काज हो सकते हैं। फिर हाँ, कैफिनेटेड बिवरेज से, जो कैफ़ीन से भरे जो मशरूब्स होते हैं उनकी वजह से और जो अल्कोहल है इसकी वजह से भी HCl की सिक्रीशन ज़्यादा होती है। दीज कंट्रीब्यूट बाय एक्सिलरेटिंग गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम एंड प्रोमोटिंग म्यूकोजल ब्रेकडाउन। क्या होता है, जब HCl ज़्यादा हो जाती है तो गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम जो है कि जो हमारा स्टमक है वो जल्दी खाली हो जाता है, जो कुछ खाते हैं वो जल्दी जल्दी हज़म हो जाते हैं। तो फिर म्यूकोजल बैकग्राउंड जो है वो हो जाती है और पेप्टिक अल्सर काज होते हैं। ब्लड टाइप भी है, गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो टेंड करते हैं, कोशिश करते हैं, ये जो पीपल्स होते हैं जो ब्लड ग्रुप ए वाले पीपल्स होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है, तो गैस्ट्रिक अल्सर ज़्यादातर उनको होती है। और ड्यूडेनल अल्सर जो ब्लड ग्रुप ओ होते हैं उनको ज़्यादातर ड्यूडेनल अल्सर हो जाती है। तो इसकी जो काज है स्टूडेंट्स के इन ब्लड ग्रुप वालों को क्यों ये अल्सर होती है, तो ये अभी तक अननोन है, इसको अभी तक किसी ने फाइंड आउट नहीं किया कि क्यों होता है। लेकिन ये होता है, जो ड्यूडेनल अल्सर है वो ओ ब्लड ग्रुप वालों में ज़्यादा होती है और जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं वो ए ब्लड ग्रुप वालों में ज़्यादातर होती है। ट्रीटमेंट अब क्या है इसकी स्टूडेंट्स, ये पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट क्या है। लाइफस्टाइल चेंजेस जो है, लाइफस्टाइल में अगर चेंजेस लाया जाए तो इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। इन पास्ट फिजिशियन एडवाइज पीपल विद अल्सर टू अवॉइड स्पाइसी, फैटी और एसिडिक फूड। पिछले ज़माने में क्या करते थे, पास्ट जो फिजिशियंस थे वो पीपल को एडवाइस करते थे जिनको अल्सर होता था, उनको एडवाइस करते थे कि आप स्पाइसी, फैटी और एसिडिक फूड्स जो है वो यूज़ ना करें, स्मोकिंग ना करें। स्मोकिंग क्या करता है, हैज़ बीन शोन टू डिले अल्सर हीलिंग एंड हैज़ बीन लिंक्ड टू अल्सर
recurrence. Therefore people with ulcer should not smoke. स्मोकिंग को अवॉइड करना है क्योंकि स्मोकिंग जो है ये अल्सर्स की हीलिंग को डिले करती है, और जब अल्सर्स की हीलिंग डिले हो जाती है तो अल्सर दोबारा जो है वो रीअकर हो सकते हैं। तो इस वजह से जिन लोगों को अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, उन लोगों को स्मोकिंग नहीं करना है। मेडिकेशंस क्या क्या प्रिस्क्राइब किए जाते हैं पेप्टिक अल्सर वालों के लिए? तो फिजिशियंस ट्रीट स्टमक एंड ड्यूडेनल अल्सर विद सेवरल टाइप ऑफ मेडिकेशंस इंक्लूडिंग H2 blockers. H2 blockers means histamine 2 receptor blockers. मेडिकेशंस में सबसे पहला जो है वो हिस्टामिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स है टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एसिड the stomach produced by blocking histamine, a powerful stimulant of acid secretion. ये हिस्टामिन जो होता है स्टूडेंट्स, ये एक पावरफुल स्टिमुलेंट है एसिड सिक्रीशन का। ये स्टिमुलेट करता है HCl के सिक्रीशन को। तो जब हम H2 ब्लॉकर देते हैं तो H2 ब्लॉकर लाइक यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल दी गई है, सिमिटाइडीन है, रेनिटाइडीन है, फेमोटाइडीन है, ये जितने भी ड्रग है जो H2 ब्लॉकर है, इनको जब दी जाती है तो ये हिस्टामिन 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। और जब हिस्टामिन 2 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है तो हिस्टामिन इसके साथ अटैच नहीं हो पाता, और हिस्टामिन जब इसके साथ अटैच नहीं हो पाता तो ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को इन्हेंस नहीं कर पाता, और जब गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इन्हेंस नहीं होती तो पेप्टिक अल्सर जो है वो ठीक हो जाती है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स PPI ड्रग्स जो है ये भी हम देते हैं टू मोर कम्प्लीटली ब्लॉक स्टमक एसिड प्रोडक्शन बाय स्टॉपिंग द स्टमक एसिड पंप। स्टमक में एक स्टमक एसिड पंप होता है, उसकी वजह से एसिड की प्रोडक्शन जो है वो इन्हेंस हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये एक फाइनल स्टेप होता है, ये जो स्टमक एसिड पंप के ज़रिए एसिड बनती है, ये एक फाइनल स्टेप होता है एसिड सिक्रीशन का। तो इसको जब हम PPI देते हैं तो इस पंप को वो ब्लॉक कर देते हैं, और इस पंप को जब इनहिबिट किया जाता है, इसको ब्लॉक किया जाता है, तो ये फाइनल स्टेप है। जाहिर सी बात है HCl फिर नहीं बनती, और जब HCl नहीं बनती तो अल्सर्स ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए हम PPI ड्रग्स जो है वो इसकी ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। फॉर एग्जांपल ओमेप्राजोल है, जितने भी ओमेप्राजोल के फार्मूले से जो ड्रग आते हैं, राइजिक वगैरह, तो ये PPI ड्रग्स है, ये अल्सर को ट्रीट करती है। म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स, बस ऐसे ड्रग्स भी हमारे साथ मौजूद होती है जो कि म्यूकोजल लेयर के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, उनको हम म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स कहते हैं। टू शील्ड द स्टमक म्यूकस लाइनिंग फ्राम द डैमेज ऑफ एसिड, वो क्या करते हैं, जो स्टमक की लाइनिंग होता है, म्यूकस लाइनिंग, उसको शील्ड कर देते हैं, उसको घेर लेते हैं, उसको भर देते हैं, ताकि एसिड जो है वो उसके साथ टच होकर उसको ख़राब ना करे। बट डू नॉट इनहिबिट द रिलीज ऑफ एसिड, ये एसिड के रिलीज को इनहिबिट नहीं करते, बस सिर्फ जो म्यूकोजा है, म्यूकोजा लेयर है, उसको ऊपर से कवर कर देते हैं और एसिड से उसको बचाते हैं। जैसा कि ये बिस्मथ है, सल्क्रेफ्लेट है, ये जो ड्रग्स है इनको म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट कहा जाता है। ये भी प्रिस्क्राइब करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर के पेशेंट्स के लिए। When treating H. pylori, these medications are often used in combination with antibiotics. जब H. pylori की वजह से पेप्टिक अल्सर हो तो उसको ट्रीट करते वक्त ये जो जितने भी मेडिकेशन है इनको एंटीबायोटिक्स के साथ मिला के दी जाती है। Antibiotics, the discovery of link between ulcers and H. pylori resulted in probably new treatment option antibiotic for patient with H. pylori. जब से ये रिसर्च सामने आई है कि ये H. pylori की वजह से पेप्टिक अल्सर होते हैं, तब से एक नया ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, मींस के पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना H. pylori को किल करने के लिए। जब एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं तो H. pylori की किल हो जाती है। H. pylori जब किल हो जाती है तो पेप्टिक अल्सर ठीक हो जाते हैं। H. pylori के लिए मेडिसिन कौन कौन सी है स्टूडेंट्स? H. pylori थेरेपी जब करते हैं तो ट्रिपल मेडिकेशन करते हैं। ट्रिपल मेडिकेशन में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज़ करते हैं HCl के सिक्रीशन को डिक्रीज़ करने के लिए, PPI यूज़ करते हैं, इसके साथ साथ क्लेरिथ्रोमाइसिन और एमोक्सिसिलिन दिया जाता है H. pylori को किल करने के लिए। डबल एंटीबायोटिक दी जाती है। डबल एंटीबायोटिक इसलिए दी जाती है कि एक पोटेंट बैक्टीरिया होता है, इसको ये डबल एंटीबायोटिक जो है वो
अच्छे से इसकी ट्रीटमेंट कर लेती है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ली। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।